नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज हम सुनेंगे एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी। शीर्षक है चिराग। तो आइए सुनते हैं कहानी चिराग। कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। केशव बाबू सठिया गए हैं क्या सचमुच? वे तो अभी 50 के भी नहीं हुए, फिर भी उनकी बीवी ऐसा क्यों कहती है कि वे सठिया गए हैं? उन्होंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, बस बीवी की बात का हल्का से विरोध किया था। सच तो यह है कि वे जीवन भर अपनी पत्नी का विरोध नहीं कर पाए, उसके खिलाफ कभी कुछ कह नहीं पाए और बीवी अपनी मनमानी करती रही। दरअसल उनकी बीवी नीता उन पत्नियों में से थी जो रात दिन पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, बड़ी धार्मिक होती हैं, पति को सब कुछ मानती, लेकिन पति का कहना कभी नहीं मानती। ऐसी पत्नियां मनमाने ढंग से अपने पतियों से हर काम करवा लेती हैं। केशव बाबू उन व्यक्तियों में से थे जो हर बात को सरल और सहज तरीके से लेते हैं, किसी बात का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर पाते थे। कई बार वे दूसरों के जोर देने पर गलत बात को भी सही मान लेते थे। बेवजह और बावजह दोनों ही परिस्थितियों में झगड़ों से बचते रहते थे। उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नीता हमेशा उनके ऊपर हावी रहती है। आज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। बेटे विप्लव की पढ़ाई और भविष्य को लेकर पति पत्नी के बीच चर्चा हो रही थी। उनका बेटा एमसीए करके घर में बैठा हुआ था। 3 साल हो गए थे, अभी तक उसका कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ था। दरअसल केशव बाबू उसके एमसीए करने के पक्ष में थे ही नहीं। वह पढ़ाई में बहुत साधारण था। बीसीए के लिए भी कई लाख रुपए देकर मैनेजमेंट कोटे से उसका एडमिशन करवाया था उन्होंने। इसके पक्ष में भी वे नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि बीसीए करने के बाद भी वो कोई अच्छी पोजीशन नहीं ला पाएगा। इस स्थिति में उसका कैंपस सिलेक्शन असंभव ही था और हुआ भी वैसा ही। बीसीए में उसके बहुत कम मार्क्स आए थे, फिर भी जिद करके उसने एमसीए में एडमिशन ले लिया। इस पूरे मामले में माँ बेटे एक साथ थे और केशव बाबू अकेले। केशव बाबू ने केवल इतना ही तो कहा था, इतनी कम मेरिट में किसी अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी मिलना असंभव है, क्यों ना तुम कंपटीशन की तैयारी करो और छोटी मोटी नौकरी कर लो। इसी बात पर नीता भड़क गई थी। ठीक है स्वर में बोली थी, आप तो सठिया गए हैं, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। एमसीए करने के बाद बेटा क्या छोटी मोटी सरकारी नौकरी करेगा? आपकी अभी भी 10 साल की नौकरी बाकी है। बेटा कोई बूढ़ा नहीं हुआ जा रहा है और ना ही हम भूखों मर रहे हैं। ना हो तो बेटे को कोई और कोर्स करवा लेते हैं, ज्यादा डिग्रियां होंगी तो नौकरी मिलने में आसानी होगी। केशव बाबू ने एक लाचार नजर नीता पर डाली और फिर बेटे की तरफ देखा। वह एक कोने में चुपचाप खड़ा इस तरह उन दोनों की बातें सुन रहा था जैसे उससे संबंधित कोई बात हो ही नहीं रही थी। परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो बेटे के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान विराजमान थी, जैसे कह रहा था, लड़ते रहिए आप लोग मेरे लिए, पैसा बर्बाद करते रहिए, परंतु करूंगा मैं वही जो मेरा मन करेगा। केशव बाबू को अपने बेटे की इस कुटिलता पर बड़ा गुस्सा आया, परंतु वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके गुस्से की आग पर नीता के तर्कहीन पानी के छींटे पड़ते ही वे बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाएंगे। तब उन्हें प्यार की गर्मी देने वाला कोई नहीं होगा। वे रात भर इस तरह करवटें बदलते रहे जैसे किसी ने उनके बिस्तर पर तपती रेत के साथ साथ कांटे भी बिछा दिए हो। हारे हुए जुआरी की तरह अंतिम चाल चलते हुए केशव बाबू ने कहा, नौकरी बुद्धि से मिलती है, बहुत सी डिग्रियों से नहीं, और उसके लिए एक ही डिग्री काफी होती है। सोच लो, हमारी एक बेटी भी है, वह इससे ज्यादा बुद्धिमान और पढ़ने में तेज भी है। अपने जीवन की सारी कमाई बुढ़ापे तक इसकी पढ़ाई पर खर्च करते रहेंगे तो बेटी के लिए क्या बचेगा? उसकी शादी के लिए भी तो बचत करनी है। केशव बाबू की इतनी सरल और सत्य बात भी नीता को नागवार गुजरी और वह फिर से भड़क उठी। आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है, आप सचमुच ही सठिया गए हैं। बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज देकर क्या करेंगे? सादी सी शादी कर देंगे, परंतु क्या उसकी पढ़ाई पर खर्चा नहीं होगा? नीता की बुद्धि बहुत ओछी थी, उसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कर अपना पैसा क्यों बर्बाद करे? वह कौन सा हमारे घर में बैठी रहेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी?
लड़का हमारा वंश आगे बढ़ाकर हमारा नाम रोशन करेगा। अपनी पत्नी की ओछी सोच पर केशव बाबू फिर तरस खाकर रह गए। इसके सिवा और कर भी क्या सकते थे। उनके सीधे स्वभाव का फायदा उठाकर नीता हमेशा उन पर हावी रहती थी। अगर वे कभी अपनी आवाज ऊंची करते तो उसकी आवाज उनसे भी ऊंची हो जाती। वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। इसी बात से वे डरते थे कि मोहल्ले वाले कहीं यह न समझ ले कि वे पत्नी के साथ मारपीट जैसा घटिया कृत्य करते हैं। सो वे चुप हो जाते। फिर भी नीता का बड़बड़ाना जारी रहता। तब वे उठकर बाहर ही चले जाते, सड़क पर टहलते या पार्क में जाकर बैठ जाते। केशव बाबू को बेटी की तरफ से कोई चिंता नहीं थी। पढ़ने में वह तेज थी। चिंता थी तो बस बेटे को लेकर। वह पढ़ाई में तो न तो ज़हीन था, न बहुत ज्यादा अंक ही परीक्षा में ला पाता था। ले देकर केवल डिग्री ही उसके हाथ में आती थी, परंतु केवल डिग्री से ही अच्छी नौकरी मिल नहीं जाती। पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा। इस बार भी नीता के आगे केशव बाबू की नहीं चली और बेटे ने एमबीए में एडमिशन ले ही लिया। इसके लिए उन्हें कई लाख रुपए खर्च करने पड़े। अब कई साल तक बेटा निश्चिंत होकर बाप के पैसे को लुटाता हुआ ऐश कर सकता था। न तो उसे पढ़ाई की चिंता करनी थी और न ही नौकरी की। बेटी ने इंटर कर लिया तो एक बार फिर घर में हंगामा हुआ। वह 90% अंक लेकर उत्तीर्ण हुई थी और बीटेक करना चाहती थी। केशव बाबू उसके पक्ष में थे, परंतु नीता नहीं चाहती थी। बोली, जरा दिमाग से काम लो। 1 साल बाद बेटी 18 की हो जाएगी, फिर उसकी शादी कर देंगे। बीटेक कराने में हम पैसा क्यों बर्बाद करें। ज्यादा पढ़ेगी तो विवाह भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के के साथ करना पड़ेगा। उसी हिसाब से विवाह में भी पैसा ज्यादा खर्च होगा। हम क्यों अपना पैसा बर्बाद करें। उसका पति चाहेगा तो उसे आगे पढ़ाएगा, वरना घर में बैठेगी। केशव बाबू हैरत से नीता की ओर देखते बोले, तुम खुद पढ़ी लिखी हो और बेटी के बारे में इस तरह की बातें करती हो। आज शिक्षा का महत्व कितना बढ़ चुका है, ये क्या तुम नहीं जानती। हाँ जी, पढ़ी लिखी तो हूं मैं, लेकिन मुझे मिला क्या। मैं कौन सी नौकरी कर रही हूँ। बीटेक करके बेटी भी क्या कर लेगी। शादी करके बच्चे ही तो पैदा करेगी, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी, घर संभालेगी और बैठी बैठी मोटी होगी। बस, इसके अलावा लड़कियां क्या करती हैं, बताओ तो जरा। जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हैं, वे भी किसी की बेटियां, पत्नियां और माँ होंगी। उनके घर वाले अगर इसी तरह सोचते तो आज कोई भी नारी घर के बाहर जाकर नौकरी नहीं कर रही होती। वे नौकरियां कर रही हैं और देश, समाज और परिवार के विकास में योगदान दे रही हैं। केशव बाबू जोर देकर बोले, बस बस रहने दो। 2-4 औरतों के नौकरी करने से देश का विकास नहीं होता और न समाज का भला होता है। नौकरी करने वाली स्त्रियों के घर बिगड़ जाते हैं। वे अपनी संतानों को ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। परिवार, समाज और देश के विकास और उन्नति के लिए लड़कों का सक्षम होना परम आवश्यक है। हमें बेटे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी है। केशव बाबू ने कटाक्ष किया, तभी तो हमारे सुपुत्र पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। 3-3 डिग्रियां लिए बैठे हैं और नौकरी है कि हाथ ही नहीं आ रही। डिग्री लेकर चाटेगा क्या। आप तो पता नहीं क्यों बेटे के खिलाफ रहते हैं हमेशा। देख लेना, एक दिन वही हमारा नाम रोशन करेगा। मुझे तो डर है बेटी बाहर जाकर हमारी नाक न कटवा दे। वह तो पता नहीं कब हमारा नाम रोशन करेगा, परंतु तुम्हारी घटिया सोच के चलते मैं बेटी के जीवन को अंधकार में नहीं बना सकता। बेटे के लिए तुम हमेशा अपनी मनमानी करते रहे, परंतु बेटी के संबंध में तुम्हारी एक न चलने दूंगा। वह जहां तक पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा। केशव बाबू उत्तेजना में उठकर खड़े हो गए। बेटी के ऊपर पैसा बर्बाद करके एक दिन खुद ही पछताओगे। बेटे के ऊपर खर्चा करके मैं कौन सा सुख भोग रहा हूँ। केशव बाबू की बात पर नीता इस तरह चीखने चिल्लाने लगी जैसे पति से नहीं किसी और से कह रही हो। अरे देखो तो इस भले आदमी को, कैसी अनहोनी की बातें कर रहा है। बेटे से ज्यादा इसको बेटी की पड़ी है। अपने घर में आग लगाकर कोई हाथ सेकता है भला। मैं तो हार गई इस आदमी से। पता नहीं कैसे इतने दिनों तक झेलती रही इसे। देख लेना, यह घर को बर्बाद करके ही रहेगा। और वह झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना और रोना धोना, यही उसके सशक्त हथियार थे। ऊंची आवाज से वह अपने पति की आवाज को दबाती थी और आंसुओं से अपनी बात मनवाती थी।
आज तक वह अपने इन्हीं दो हथियारों का अनधिकृत प्रयोग करती आ रही थी, परंतु आज वे दोनों निरर्थक सिद्ध होने वाले थे। इस बार केशव बाबू नीता की आवाज से थोड़ा दबे, परंतु उसके आंसुओं से पराजित नहीं हुए। इसके अलावा किसी और की सिसकियों की भी आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उनकी बेटी अनिका वहीं पर खड़ी थी। वे बेटी के पास गए। तुम क्यों रो रही हो बेटी? उन्होंने पूछा। अनिका की रुलाई और तेजी से फूट पड़ी। केशव बाबू ने किसी तरह उसे चुप कराया और बाहर के कमरे में लाकर पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या दुख है? पापा, मेरी वजह से आपके और मम्मी के बीच झगड़ा हुआ, आगे नहीं पढ़ना मुझे, उसने हताश स्वर में कहा। केशव बाबू एक पल के लिए हतप्रभ से खड़े रहे, फिर बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी तुम पढ़ाई करोगी, यह तुम्हारे भविष्य का ही सवाल नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का भी सवाल है। तुम समझ रही हो ना, तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। तुम्हें कुछ बनाकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि बिटिया किसी से कम थोड़ी ही होती है। बेटे ही नहीं, बिटिया भी माँ बाप का नाम रोशन करती है। अनिका समझ गई, बहुत पहले ही समझ गई थी। वह एक अच्छे भले, सुसंस्कृत और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, परंतु इस छोटे से घर में उसकी सगी माँ की सोच दकियानुसी और पुरातनपंथी थी। जब उसका बचपन जवान होने लगा था, तभी उसकी समझ में आ गया था कि माँ की नजरों में वह एक बोझ के समान मात्र है। उसका बड़ा भाई माँ की आंखों का तारा है। हर पल वह पक्षपात का शिकार होती थी। गलती न होने पर भी उसे झिड़कियां, डांट और कभी कभी तो माँ की मार भी पड़ती थी। परंतु दूसरी तरफ भाई की बड़ी से बड़ी गलती पर भी उसे माफ कर दिया जाता था। खान पान, कपड़े लत्ते में भी भाई को वरीयता दी जाती थी। माँ की हठधर्मी से इस घर का माहौल हर पल विषाक्त ही बना रहता था। माँ के अनुचित व्यवहार से न केवल वह दुखी थी, बल्कि केशव बाबू भी उदास और थके थके से रहते थे। वह पापा का दर्द समझती थी, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। सभी दुखों और कष्टों से निजात पाने के लिए वह किताबों की दुनिया में खो गई। वह अपना ज्यादातर समय पढ़ने में बिताती, ताकि माँ की किटकिट से छुटकारा मिल जाए और पिता का उदास व थका चेहरा देखकर उसकी उदासी और ज्यादा न बढ़े। पढ़ाई में उसकी एकाग्रता के कारण ही वह अच्छे नंबरों से पास होती रही। केशव बाबू के लिए बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। उनके प्रोत्साहन से अनिका ने लगन से तैयारी की और उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। केशव बाबू ने उसे हॉस्टल में डाल दिया, ताकि घर के माहौल से वह दूर रहे और मन लगाकर पढ़ सके। रोज रोज की बकझक और लड़ाई झगड़े से वह पढ़ाई में मन कैसे लगाती आखिर? इस बीच पति पत्नी के बीच कितने विवाद हुए, वाक युद्ध हुए, कितने लीटर आंसू बहे, कितनी धमकियां दी गई। इन सबका बयान करना बेमानी है। बस इतना कहना पर्याप्त है कि दोनों तरफ से तलवारें खींची थी, बस कत्ल नहीं हो रहे थे। यही गनीमत थी। यह तनाव घर में काफी दिनों तक बना रहा, परंतु फिर आखिर धीरे धीरे खत्म भी हो गया। अनिका और उसके पापा के बीच रोज फोन पर बातें होती थी। अनिका माँ से भी बातें करती थी। पहले तो माँ ऐठी रहती थी, फिर धीरे धीरे वह सामान्य हो गई। जिंदगी की ऊंची नीची डगर पर सब लोग हिचकोले खाते हुए यूं ही आगे बढ़ रहे थे। घर का माहौल कुछ दिनों से सहमा सहमा और डरावना सा था। केशव बाबू ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अपनी नित्य क्रिया में व्यस्त रहते थे और ऑफिस जाते और घर पर आकर पढ़ने में लग जाते। नीता वैसे भी उनसे खिंची खिंची रहती थी, इसलिए वे उसके किसी भी प्रसंग में दखल नहीं देते थे। दफ्तर से आकर वे ड्राइंग रूम में बैठे ही थे उस दिन कि नीता अपना तमतमाया हुआ चेहरा लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। फिर वह लगभग चीखते हुए बोली, आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है? केशव बाबू ने इस तरह सिर उठाकर नीता को देखा, जैसे कह रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा, घर में तो तुम रहती हो। फिर उपेक्षित भाव से बोले, बताओ, विप्लव एक सप्ताह से घर नहीं आया है। अच्छा, मुझे तो वह कभी घर में दिखता ही नहीं है। तुम्हें पता होगा वह कहाँ होगा। न पता हो, फोन करके पूछ लो। पूछा है, कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा है, लिव इन रिलेशनशिप में। केशव बाबू एक पल के लिए हतप्रभ रह गए, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर दौड़ गई। खुशी की बात है, उसने माँ बाप को शादी के झंझट से बचा लिया। सोचो, लाखों रुपए की बचत हो गई। तुम बेटी की शादी का खर्चा बचाना चाहती थी, तुम्हारे बेटे ने स्वयं की शादी का खर्चा भी बचा दिया।
नीता धम्म से सोफे के दूसरे किनारे पर गिर सी पड़ी। वह केशव बाबू के पैरों की तरफ झुकती हुई बोली, आपको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान निकली जा रही है। वह न तो कोई नौकरी कर रहा है, न उसका एमबीए पूरा हुआ है। ऐसे में वह बर्बाद हो जाएगा। वह लड़की उसे बर्बाद कर देगी। केशव बाबू गंभीर हो गए। पत्नी के प्रति घृणा करते हुए भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, चिंता मत करो, लड़के के सिर पर अभी प्रेम का भूत सवार है। ऐसे प्रेम में गंभीरता और स्थायित्व नहीं होता है। लिव इन रिलेशनशिप बंधन रहित होते हैं। इनमें एक न एक दिन खटास आती अवश्य है, चाहे शादी को लेकर, चाहे बच्चों को लेकर, या कमाई को लेकर, या फिर उनके बीच कोई तीसरा आ जाएगा। जो रिश्ते शारीरिक आकर्षण पर आधारित होते हैं, उनकी नियति और परिणति यही होती है। जहाँ परिवार और समाज नहीं होता, वहाँ उच्छृंखलता और निरंकुशता होती है। देख लेना, एक दिन विप्लव और उस लड़की का रिश्ता टूट ही जाएगा। परंतु वह कुछ करता धरता भी तो नहीं है। उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। वो तो होना ही है। जिस तरह की परवरिश और संस्कार तुमने उसको दिए हैं, उसमें उसका बिगड़ना आश्चर्यजनक तो है ही नहीं। न बिगड़ता तो आश्चर्य होता। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठोकर खाकर अगर वह सुधर गया तो समझो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया, वरना परंतु उसका खर्चा कहाँ से चलेगा। मुझे लगता है वह लड़की कहीं न कहीं नौकरी अवश्य करती होगी। जब तक उसके मन में विप्लव के लिए प्रेम रहेगा, वह उसका खर्चा उठाएगी। जिस दिन उसे लगा कि विप्लव उसके लिए बोझ है या उसे कोई अन्य लड़का मिल गया, वह विप्लव को ठोकर मार देगी। नीता रोने लगी। केशव बाबू ने उसे चुप नहीं कराया। कोई फायदा नहीं था। यह नीता की नासमझी का ही तो परिणाम था। परंतु विप्लव के पतन के लिए वह अकेली दोषी नहीं थे। इसमें विप्लव का भी बहुत बड़ा हाथ था। कोई भी युवक नासमझ तो नहीं होता कि उसे अपने कर्मों के परिणामों का पता नहीं होता। प्यार उसने अपनी बुद्धि और विवेक से किया था, और उसने कुछ सोच समझ कर ही अपनी प्रेमिका के साथ रहना स्वीकार किया होगा। पढ़ने में वो कमजोर था, तो इसमें उसकी नालायकी और कामचोरी थी। हम जो कार्य करते हैं उनके लिए हम स्वयं ही तो जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी मुश्किलें, गलतियों के लिए किसी और के जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। केशव बाबू के लिए यह चिंता का विषय था कि बेटा बिगड़ गया था, परंतु वे बहुत अधिक परेशान नहीं थे। पत्नी की हठधर्मिता और मनमानी में उनका कोई हाथ नहीं था। उन्होंने तो हर कदम पर उसे रोकने और समझाने की कोशिश की थी, परंतु वह उल्टी खोपड़ी की औरत थी। हर सही बात उसे गलत लगती थी और हर गलत काम अच्छा। उसका दुष्परिणाम एक दिन सबके सामने आना ही तो था। कहाँ तो नीता को चिंता थी कि ज्यादा पढ़ाने से बेटी बिगड़ जाएगी, कहाँ तो बेटा बिगड़ गया जिसे वंश आगे बढ़ाना था, खानदान का नाम रोशन करना था। वही घर के सारे चिराग बुझाकर खुद ही अंधेरे में गुम हो गया था। अनिका के बीटेक का यह अंतिम वर्ष था। एक दिन उसने पापा से फोन किया। पापा, एक खुशखबरी है। क्या बेटा, बोलो, केशव बाबू ने उल्लास से पूछा। पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अनिका खुशी से चहक रही थी। केशव बाबू का हृदय खुशी से झूम उठा। शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। उन्हें लगा जैसे तपती दोपहरी में पसीने से तरबतर उनके शरीर के ऊपर किसी ने वर्षा की ठंडी बूंदे टपका दी हो। वे हर्षित होते हुए बोले, खूब खूब मुबारक हो बेटा। कहाँ हुआ है सिलेक्शन? लेकिन अभी तो तुम्हारी फाइनल की परीक्षा बाकी है। हाँ, वो तो है, परंतु ये कैंपस सिलेक्शन है, पिछले अंकों के आधार पर हुआ है। परीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा, परंतु अभी एक शर्त है कि पहली पोस्टिंग मुंबई में होगी। तो इसमें क्या परेशानी है? तुम हॉस्टल में रह चुकी हो, मुंबई में भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, वह तो सही है। बस मैं यह सोच रही थी कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। नहीं बेटा, पहले तुम अपने भविष्य की चिंता करो। वैसे भी शादी के बाद तो तुम हम सबको छोड़कर जाओगी ही ना। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। केशव बाबू मन ही मन मुस्कुराए, परंतु आंतरिक खुशी के बावजूद उनकी आंखों में आंसू छा गए। अपने को संभाल कर बोले, अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। ओके पापा। मम्मी को बता दूं क्या? अनिका ने पूछा। बता दे तो अच्छा रहेगा। तेरी मम्मी है, अच्छी है या बुरी, सदा तेरी माँ ही रहेगी। वैसे भी आजकल उनके व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया है। मेरे साथ मीठा व्यवहार करती है। बेटे ने उनकी आशा और अपेक्षाओं पर जो चोट की है,
उससे उनका विश्वास डगमगा गया। उनको अब कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं देता। ठीक है पापा, मैं अभी फोन करती हूँ। शाम को जब केशव बाबू घर पहुंचे तो नीता ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। यह एक अच्छा संकेत था। केशव बाबू को अच्छा लगा। नीता ने कहा, आपको मालूम है ना? क्या? उन्होंने मन की खुशी को दबाते हुए पूछा। अनिका की नौकरी लग गई है? हैं? वे आश्चर्य प्रकट करते हुए मुड़े। मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें कैसे पता चला? अनिका ने खुद ही फोन करके बताया है। आपको नहीं बताया? नहीं तो? चलो कोई बात नहीं, तुमको बता दिया तो मुझे बता दिया। वे सामान्य दिखने की चेष्टा करते हुए बोले। उन्होंने देखा कि नीता की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह रुंधे गले से बोले, सुनिए जी, मैंने जिसे घर का चिराग समझा वह तो जुगनू भी नहीं निकला, और जिसे मैं कंकर समझकर ठुकराती रही वह तो हीरा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें देर से ही सही समझ तो आ गई। कहते हुए वे मुस्कुरा उठे। बहुत दिनों बाद उनके घर में खुशियों ने अपने पंख फैलाए थे। अनिका की परीक्षाएं समाप्त हो गई। उसे हॉस्टल खाली करना था। केशव बाबू स्वयं कार से उसे लेने गए थे। नीता भी जाना चाहती थी, परंतु उन्होंने मना कर दिया। लौटते समय रास्ते में केशव बाबू ने अनिका की पसंद की कुछ चीजें खरीदी। उसे उपहार जो देना था। जान पहचान वालों के लिए मिठाई के डब्बे खरीदे, और जब वे घर पहुंचे तो नीता उन्हें दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कार के रुकते ही वह बाहर की तरफ लपकी और अनिका के कार से उतरते ही उसे अपने गले से लगा लिया। अनिका भी माँ के गले से इस तरह लिपट गई जैसे सालों से उनके ममत्व और प्रेम और स्नेह को तरस रही थी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। इसके बाद नीता का गला भर आया, मुंह से शब्द न निकल रहे थे। वह फूट फूट कर रोती हुई बोली, अनिका बेटी, मैंने सदा तेरे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है, तुझे पराया ही समझती रही। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ छोड़ो भी, आप कैसे बातें कर रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा समझा भी नहीं। माँ तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहती है। भावातिरेक में नीता का गला रुंधा ही रहा। कुछ न कहकर उसने फिर से अनिका को अपने अंक में समेट लिया। उसे लग रहा था जैसे अपनी खोई हुई बेटी को उसने पा लिया हो। मम्मी, अनिका के भर्राए हुए गले से निकला। कई पलों तक माँ बेटी एक दूसरे के गले लगी रही और आंसू बहाती रही। केशव बाबू के टोकने पर वे दोनों अलग हुई। सारा प्यार बाहर ही उड़ोल दोगी या घर के लिए भी बचा कर रखोगी तुम दोनों? नीता ने खिसियानी हंसी के साथ कहा, आपको क्या पता बेटी को इतने दिनों बाद पाकर मुझे कैसा लग रहा है। सच कह रही हो, माँ के दिल को मैं कैसे समझ सकता हूँ। केशव बाबू स्वयं को बहुत दृढ़ समझते थे, परंतु उनकी आंखों में भी आंसू का समंदर लहरा रहा था। लेकिन ये आंसू खुशी के थे। तो मित्रों, कहानी आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। क्या बेटी और बेटे के बीच में इतना फर्क करना नीता के लिए सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।